हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमी की थर्ड क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति के दरों के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनका क्या डिफिनेशन होता है। हमने पिछले क्लास में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की डिफिनेशन पढ़ा। दूसरा पॉइंट हमने मुद्रास्फीति के प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर थर्ड पार्ट हमने पढ़ा मुद्रास्फीति के प्रकार, और इन्हीं प्रकारों में हम कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार को देख लिए थे। आज हम दरों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दरों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, हमने इसमें पहले चर्चा की थी कि रेंकी हुई मुद्रास्फीति, जो कि 0 से 3% के बढ़ने पर यह रेंकी हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। चलती हुई मुद्रास्फीति या 3% से 5% ग्रोथ होने पर इसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। फिर उसके बाद दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसमें 5% से 10% ग्रोथ होने पर कहा जाता है। चौथा पॉइंट बात करते हैं तो उछलती हुई मुद्रास्फीति, इसमें 10% से 50% तक अगर इन्फ्लेशन ग्रोथ होता है तो उसे उछलती हुई मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। पांचवा अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन या 50% से अधिक जब होता है तो इसे कहा जाता है अति मुद्रास्फीति। तो ये हम दरों के आधार पर 5 प्रकार के मुद्रास्फीति को पढ़ते हैं और इसमें हम दर के आधार पर चर्चा करते हैं। अब हम कुछ टर्मोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मुद्रा संकुचन या इसे कहा जाता है अपस्फीति, डिफ्लेशन की बात करते हैं। फिर स्टैग इन्फ्लेशन की बात करते हैं जिसे कहा जाता है स्टैग इन्फ्लेशन। फिर दूसरा बात करते हैं अपस्फीति की, अपस्फीति क्या होता है, इन शब्दावलियों की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रमुख शब्दावलियां और उनकी परिभाषाएं। जैसे यदि हम बात करें तो पहला है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। इसे कहा जाता है डिफ्लेशन। तो मुद्रा संकुचन या अपस्फीति क्या होता है? मुद्रा संकुचन का मतलब है मुद्रा का सिकुड़ जाना, यानी कि मुद्रा संकुचन जो होता है वो मुद्रास्फीति का विपरीतार्थ होता है, उल्टा होता है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी दर्ज की जाती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। तो हमने बताया कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्यों में कमी दर्ज की जाती है तो इसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। अगर यही जो मूल्य है, मूल्य में कमी जो हो रही है वह मांग की कमी के कारण आती है तो वह मांग प्रेरित अपस्फीति या डिफ्लेशन होता है। अगर यह जो मुद्रा संकुचन की अवस्था है, यदि यह 6 महीने तक लगातार हो जाती है तो मंदी आ जाती है, जिसे कहते हैं रिसेशन। मंदी आ जाती है 6 महीने तक, अगर यही लगातार रहती है तो मंदी। अगर ये 6 महीने से अधिक लगातार बनी रहती है तो इसे महामंदी कहा जाता है। 6 माह से अगर अधिक है तो यह मंदी। अगर यही अवस्था 2 वर्ष से अधिक बनी रहे तो कहा जाता है महामंदी। हमें विश्व में 2007-8 के आसपास महामंदी का दौर देखने को मिला था, जिस प्रकार से 1925 से 30 के मध्य में यूएसए अमेरिका में हमें महामंदी का काल दिखाई पड़ा था। और इस महामंदी में और मंदी में सरकार इस मंदी से बाहर निकलने के लिए क्या करती है, तो सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देती है। अगर सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देगी तो इसमें रोजगार की प्राप्ति होगी, रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो इसके परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खरीदने की
क्षमता इनकी बढ़ेगी। और यदि अगर इनके खरीदने की क्षमता बढ़ती है तो मार्केट में जो तरलता है, लिक्विडिटी, मुद्रा का प्रवाह, वो बढ़ेगा। अगर मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा तो हमारा जो उत्पादन है की मांग है वो बढ़ने लगेगी। अगर उत्पादन की मांग बढ़ने लगेगी तो जो आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ने लगेगी, यानी कि जो जीडीपी है हमारा वो ग्रोथ होने लगेगा। ये हमारा एक प्रकार का साइकिल होता है, जिसमें अगर मंदी से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देती है। यानी कि कहीं पर सड़क का निर्माण कराने लगेगी, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लगेगी, कहीं पुल का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, कहीं बिजली परियोजनाओं का निर्माण, तो सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देगी, जिससे रोजगार जनरेट होगा। अगर कोई भी सड़क वगैरह बन रहा है तो उस पर बड़े पैमाने पर मजदूर की आवश्यकता होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा तो रोजगार के पास पैसा आएगा, सरकार उनको पैसा देगी, तो पैसा जब आएगा तो उनकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता, वो बढ़ेगी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो मार्केट में तरलता, यानी कि जो भी चीज़ खरीदेंगे तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा मार्केट में। तो मुद्रा का प्रवाह अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, क्योंकि मजदूर के द्वारा कोई ना कोई सामान, वस्तु या सेवा के रूप में लिया जा रहा है, तो वह प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा जो जीडीपी है वो ग्रोथ करेगा। इसी प्रकार से हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि से हमारा आर्थिक विकास होगा। तो ये हमारा एक प्रकार का साइकिल बन जाता है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। नेक्स्ट हमारा है स्टैगफ्लेशन। ये आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे। स्टैग मतलब रुका हुआ। अगर स्टैग का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो होता है रुका हुआ, और जो फ्लेशन इसके इसका अर्थ होता है मुद्रास्फीति। तो रुको ही मुद्रास्फीति, यानी कि जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि रुक जाती है परंतु मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जाती है तो वह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि तो रुक जाती है परंतु जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जाता है, तो इसी को ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ठप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, और जो मुद्रास्फीति होती है वो लगातार निरंतर आगे बढ़ती जाती है, महंगाई आगे बढ़ती जाती है, तो इसी को ही स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा दूसरा टर्मोलॉजी हो गया। अब तीसरी टर्मोलॉजी की बात करते हैं, अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, अपस्फीति। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में तो कमी दर्ज नहीं की जाती, लेकिन जो महंगाई होती है यानी कि मुद्रास्फीति होती है उसमें कमी दर्ज की जाती है। इसे कहते हैं अपस्फीति। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में कमी तो नहीं दर्ज की जाती, परंतु किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में कमी तो दर्ज नहीं की जाती है, परंतु उसका मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की जाती है। ये कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यदि कोई वस्तु है, एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि कोई वस्तु है ए है, यदि यह 2020 में 100 रुपये था, 2021 में इसका दाम बढ़ करके 110 रुपये हो गया, यानी कि 10% का मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ी है। अब देखते हैं कि 2022 में क्या होता है, यह घट करके 115.5%, यानी कि अगर मान लो इसको 115.5 रुपये हो गया, तो ये क्या हो गया, 100 से 115 मतलब लगभग 5% का ग्रोथ किया है। फिर हम 2023 में अगर देखते हैं तो इसका प्राइस अगर 90 रुपये हो जाता है, तो यानी कि मुद्रास्फीति में 15% की कमी दर्ज की गई है, तो इसे ही कहा जाता है अपस्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन। जब किसी अर्थव्यवस्था में अपस्फीति की अवस्था ज्यादा समय तक ठहर जाती है तो यह अपस्फीति में बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर यह मुद्रा संकुचन जो है मंदी में और मंदी महामंदी में बदल जाती है। अब बात करते हैं रिफ्लेशन की। पुनः स्थिति जिसे कहते हैं पुनः स्थिति। आप लोग ऐसे टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में डायरेक्ट तो नहीं पूछता, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना आवश्यक है। जब किसी अर्थव्यवस्था में
वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि की जाती है, मुद्रास्फीति की अवस्था जो कहलाती है, यही मुद्रास्फीति की अवस्था जो होती है वो जो पुनः स्फीति होता है, रिफ्लेशन की बात करते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन के उपरांत मुद्रास्फीति की अवस्था पाई जाती है। यानी कि पहले इसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन हुआ पहले, यानी कि डिफ्लेशन हुआ, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी आई। फिर क्या हुआ, यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि मुद्रास्फीति आ गई, महंगाई बढ़ गई। तो इस अवस्था को कहते हैं पुनः स्फीति। पुनः का मतलब दोबारा महंगाई का बढ़ना, यानी कि पहले महंगाई कम था, अब क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया, तो उसी को ही पुनः स्फीति, रिफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल से देखें तो कोई चीज़ 2021 में 100 रुपए की थी, 2024 में यही 90 रुपए की हो गई, यानी कि 10% की कमी आई, और वही चीज़ 2026 में हमारा 100 रुपए हो गया, यानी कि लगभग 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमारा पहले कमी आई, यानी कि मुद्रा संकुचन हुआ, फिर उसके बाद मुद्रास्फीति की अवस्था आई, तो इसी को ही कहते हैं पुनः स्फीति, रिफ्लेशन। यह वी आकार के अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की जो गणना होती है वो कैसे की जाती है। आप लोग जानते होंगे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन किस प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से हम करते हैं। एक है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुओं की एक टोकरी होती है, बास्केट होती है, इसमें 697 यानी कि 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिनमें से 117 जो है वो प्राथमिक वस्तुएं हैं, 564 जो है वो विनिर्मित वस्तुएं हैं, और जो बचा है हमारा 17 वो है, कितना बचेगा, 16 जो है वो ईंधन और स्नेहक के रूप में हमारा रखा जाएगा। तो थोक मूल्य सूचकांक में 697 गुड्स को शामिल किया जाता है, जिसमें से 117 प्राथमिक गुड्स यानी कि प्राइमरी गुड्स, दूसरा विनिर्मित वस्तुएं, तीसरा ईंधन और स्नेहक के रूप में रखा जाता है, फ्यूल और लुब्रिकेंट्स। फिर उसके बाद इसी में बात करते हैं, और जो WPI की गणना होती है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। WPI की जो गणना होती है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और जो हमारा इसका आधार वर्ष होता है वो 2011 और 2012 दिया जाता है थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत। अब एक कमेटी आती है वर्ष 2014 में, उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल की समिति की सिफारिश रहती है कि जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है, अर्थव्यवस्था के लिए जो मुद्रास्फीति की गणना हम थोक मूल्य सूचकांक से करते थे, अब वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाएगा, ये इनकी सिफारिशें रहती हैं। यानी कि WPI से हटकर या स्थापित होकर के हम CPI को मानेंगे। ये उर्जित पटेल की सिफारिशें थी। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक केवल मासिक आधार पर जारी किया जाता है। ये जो थोक मूल्य सूचकांक है वो महीने में एक बार जारी किया जाता है, मासिक आधार। ये हमारी चर्चा थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत रही। अब हम इसी में बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसे वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति ने, वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति जो है, इन्हीं समिति ने ही इसको CPI को 3 भागों में विभाजित किया, और 3 भाग जो हैं उसमें पहला जो है वो CPI ग्रामीण आ जाता है, CPI शहरी आ जाता है, और CPI संयुक्त में आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है, CPI ग्रामीण यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ग्रामीण आधार पर निकाला जाएगा,
सीपीआई जो शहरी आधार पर निकाला जाएगा, और सीपीआई जो है वो ग्रामीण और शहरी संयुक्त आधार पर निकालने का प्रावधान किया गया। और जो सीपीआई है वो जो इसकी गणना करता है वो करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले इसको जारी करता था एनएसएसओ, 2019 में इसको बदल करके एनएसएसओ और सीएसओ को मिला करके एनएसओ बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा सीपीआई इंडेक्स की जो गणना की जाती है वो एनएसओ के द्वारा की जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर उसके बाद इसमें चर्चा करेंगे तीनों की जो चर्चा है वो एनएसओ के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए लक्षित मुद्रास्फीति की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ये हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। वर्ष 2014 में क्या किया गया, जब एनडीए की सरकार आई तो इन्होंने क्या किया, लक्षित मुद्रास्फीति की अवधारणा को लाया। और लक्षित मुद्रास्फीति की अवधारणा क्या होती है, इसमें कहा गया वर्ष और मुद्रास्फीति दर को दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2014 के पहले मुद्रास्फीति दर क्या क्या रही थी। तो आइए हम देखते हैं। वर्ष 2013-14 में 10%, 2014-15 में 8%, फिर 2015-16 में 6%, 2017-18 में 4%, 2019 और 20 में 2% का लक्ष्य रखा। यानी कि 2014 में निकाला, 2014-15 में 8% का लक्ष्य रखा, 2015-16 में 6% का, 2017-18 में 4% का, 2019-20 में 2% का लक्षित मुद्रास्फीति को लक्षित किया। अब इसमें हम देखते हैं तो 2% का माइनस हमारा आता है, यानी कि 2% का को घटाया गया। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को सामने लाकर रखा। जो लक्षित मुद्रास्फीति निकला वह 2% से लेकर के 6% के बीच में निकला, यानी कि 2 + 4%, ये हमारा लक्षित मुद्रास्फीति है। यानी कि 2 + 4 6 होना चाहिए, 2 से 4, यानी कि 2 और 6 के बीच में हमारी मुद्रास्फीति होनी चाहिए। ये हमारा लक्षित मुद्रास्फीति के रूप में सामने आता है। आप लोग नोट करेंगे। फिर कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकारों के मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जो है आरबीआई का होता है, तथा लागत प्रेरित और संरचनात्मक मुद्रास्फीति और नियंत्रण भारत सरकार का होता है। तो हमने जो पहले चर्चा किया था मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, जो इस पर नियंत्रण होता है, आप लोग वहां नोट कर लीजिएगा, इस पर आरबीआई का होता है। जबकि जो लागत और संरचनात्मक मुद्रास्फीति है, इस पर जो नियंत्रण है वो भारत सरकार का, यानी कि वित्त मंत्रालय का इस पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल जो होता है वो इस पर होता है, भारत सरकार का। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चर्चा करने वाले हैं। अब हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।